कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपने पूर्व कक्षा में ओम थानवी जी के द्वारा रचित अतीत में दबे पांव पाठ का आगाज किया। इसे आगे की ओर संचालित करते हुए अंजाम तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने जो है इतिहास प्रसिद्ध प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति के केंद्रों जिसे गढ़ माना जाता है उसी का एक विवरण प्रस्तुत किया है और बताया है कि सभ्यता और संस्कृति के गढ़ के रूप में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति है, जो सिंधु नदी के द्वारा पोषित, पालित, सिंचित की जाती थी, वो सभ्यता जो है नगर नियोजन के प्रमुख केंद्र के रूप में जानी जाती है। तो वो सभ्यता अपने समय की बहुत हाई प्रोफाइल सभ्यता रही होगी। किस तरह से उसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, कोई राज व्यवस्था के सूत्र नहीं मिलते हैं, किसी धार्मिक सत्ता के अराजक होने का कोई अवशेष नहीं मिलता है। वो सभ्यता जो है समाज आधारित थी और सामूहिक तौर पे ही एक दूसरे की व्यवस्थाओं का संचालन संभाले हुए नगर नियोजन के कार्य को करती थी। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं कि वहां नगर नियोजन, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी बड़ी इमारतें, मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट, ये सब थे। और ये सब बताते हैं कि वास्तव में ये सभ्यता और संस्कृति के जो गढ़ है, यहाँ पर किसी राज व्यवस्था और धार्मिक सत्ता के सर्वोत्कृष्ट होने के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, बल्कि ये सामूहिक रूप से पूरी संस्कृति ही, पूरी सभ्यता ही पूरे नियोजन को संभालने का कार्य करती थी। छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे कमरे समझ में आते हैं, लेकिन बड़े बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। इसका अर्थ ये है कि शहर की आबादी काफी रही होगी, यानी बहुत बड़े घर हैं लेकिन उनमें कमरों का आकार बहुत छोटा है। यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण जो इसमें 85,000 संख्या दे रखी है जनसंख्या, ऐसे लोगों को बसाने के लिए वहां अलग अलग कमरे छोटे छोटे स्थान पर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ ये विचार भी सामने आया कि बड़े घरों में निचली यानी जमीन के भीतर की मंजिल, जिसे अंडरग्राउंड या बेसमेंट कहा जाता है, उसमें नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के भी निशान हैं, यानी घर एक मंजिला, दो मंजिला भी थे, पर ये सीढ़ियां नहीं है। क्या है, शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभवतः ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे, साज सज्जा रही होगी। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों के बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ऐसे जगह की तंगी की वजह से रहा होगा, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो एक या दो मंजिल, एक बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर और उसको ऊपर की मंजिल में, यानी 3 अलग अलग जो यहाँ पे बना दिए गए हैं घर, और इनके अंदर अलग अलग परिवार जो है वो रहा करते थे। गौर किया है कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। छज्जे जैसे कि मैंने आपको कल की कक्षा में बताया कि जब भी हम दरवाजा या खिड़की निकलवाते हैं तो उसके आगे की तरफ एक पट्टी का एक जो टुकड़ा है वो लगवा देते हैं, ताकि डायरेक्ट धूप जो है वहां नहीं आ सके। तो लेखक ये मानता है कि गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए ये जरूरी है। क्या उस वक्त इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु भी याद आते हैं। अब यहाँ कौन कौन से पशु जो है वो पाले जाते थे, किस तरह की जो अनाज है उसकी खेती होती थी, तो देखिए पढ़ते हैं। हालांकि ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार इसका दोहरान होना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आपके प्रश्नों में पूछे गए हैं। स्पष्ट दिया गया है कि शेर, हाथी, गैंडा इस मरुभूमि में हो ही नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? तो यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातात्विक शिरीन रत्नाकर, इनका मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। देखिए, कुओं से सिंचाई होना यानी कुओं के अंदर जल कहाँ से आता है? भूमिगत जल आता है, और भूमिगत जल जो है वो रिस रिस कर कुओं के भीतर एकत्र होता जाता है, यानी वहां वर्षा भी बहुत अच्छी थी। तो लेखक क्या बताते हैं, मोहनजोदड़ो की किसी भी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले, यानी नदियों में से छोटी छोटी नहरों जो है उनके मार्ग बना करके खेतों में सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी उस समय बारिश काफी अच्छी होती थी। क्या बारिश घटने और कुएं के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से भूतल का पानी भी पहुंच से दूर चला गया, इस सभ्यता और संस्कृति के नष्ट होने का क्या ये कारण है? या क्या पानी के अभाव में ये इलाका इतना उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई? क्या इसका ये कारण है? ये दोनों कारण हमारे चिंतन के लिए इन्होंने रखे हैं।
मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़की के सामने जब हम गुजरते तो साई साई की ध्वनि हवा की लय के साथ साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के तेज गुजरने से किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े हमें सुनाई देते हैं। सुने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधेरा भी हमें सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से बाहर वापस नहीं आना, बल्कि सब कुछ खंडहर बन चुका है, सब कुछ जो है भग्नाशेष है, सब कुछ खुला है। अब कोई भी घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है और दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी की पूरी बस्ती ही एक बहुत बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। भले ही वो 5000 साल पुराना ही घर क्यों ना हो, हम कमोबेश हर कोई उस घर में पांव आहिस्ता आहिस्ता उठा करके एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होते हैं। क्यों? मानो हमारे मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही नहीं है, बल्कि किसी अजनबी घर में बिना अधिकार के चहलकदमी करना भी एक अपराध बोध के समान है, इसलिए हम धीरे धीरे जाते हैं। लेखक यहाँ तो ये इस तरह का तथ्य रख रहा है, लेकिन लेखक का वास्तविक कहना ये है कि खंडहर मात्र शेष है और किसी भी घर का दूसरे घर में अगर प्रवेश लेना है तो उसे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर के भीतर ही वो खंडहर शेष जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी हैं और आप धीरे धीरे पैर रख करके एक घर से दूसरे घर में अपना प्रवेश ले सकते हैं। जैसे किसी पराई के घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए हो तो सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने तो आएगा नहीं। लेकिन ये मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक अभियान की एक खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियां, उसके घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि ये एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल यहाँ कोई जरूर बसता था, जरूर। तो यह आपकी ही सभ्यता परंपरा रही है, मगर घर आपका नहीं है। यानी जब भी वहां आप घूमोगे तो आपको ऐसा एहसास जरूर होगा कि हाँ, कई साल पहले यहाँ हमारे जैसे ही कुछ मनुष्य रहा करते थे जिन्होंने इस सभ्यता को अच्छे से बसाया था। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महज इसलिए नहीं कि ये राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है और सिंध गुजरात की दृश्यावली ये मिलती जुलती है, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां और यहाँ से जोड़ती हैं। जैसे हजारों साल पहले के यहाँ के खेतों में कैसी खेती, बाजरा और ज्वार जो राजस्थान का मुख्य खाद्य है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद हो आई। कुलधरा यानी अपनी जन्मभूमि। ओम थानवी जी राजस्थान से संबंधित हैं, तो कुलधरा इनकी क्या है? राजस्थान। यह जैसलमेर की मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी वहां अधिकतर पत्थर कैसा है? पीला पत्थर। और पीला स्वर्णिम सुनहरा पत्थर कहाँ अधिक मिलता है? जैसलमेर में। उस खूबसूरती से हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी क्या? कि गांव में घर हैं लेकिन घरों में लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा यानी हर कोई नागरिक जो है वो अपना घर छोड़कर चला गया। वहां के दरवाजे, वहां के असबाब पीछे लोग उठा कर ले गए। असबाब यानी वहां की सारी सुविधा संपन्न जो सामान थे, साजो सामान थे, वो लोग उठाकर ले गए। घर तो खंडहर हो गए पर ढहे नहीं है। घरों की दीवारें, घरों के प्रवेश द्वार, खिड़कियां ये ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। लोग तो निकल गए लेकिन वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शाम ढले लौट आने के निशान जो है वो वहां बाकी रह गए हों। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूंचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशद प्रबंध छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहिए वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी प्रकाशित किया। यानी मिलती जुलती है ये संस्कृतियां एक दूसरे से। तस्वीर से उन्होंने इस सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। ठीक है, पहले कौन से पहिए जुड़ते थे? कमानी या आरे वाले पहिए पहले जिस तरह से जैसे आविष्कार हुए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए भी लग जाते हैं। किसमें? बैलगाड़ी या
बैलगाड़ी के अंदर। हवाई जहाज के उतारू पहिए जो है बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी, गाड़ी नहीं ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का भी वहां इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेजबान ने हमें ध्यान दिलाया, मेजबान जो वहां उनको गाइड कर रहा था, उसने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायबघर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों में से निकल आने का एहसास नहीं देता है। अजायबघर बहुत छोटा है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, लेकिन वहां सामान भी ज्यादा नहीं है। बहुत अहम चीजें कराची, लाहौर और दिल्ली, लंदन में है। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित होती है, पहुंची हुई सिंधु घाटी सभ्यता की झलक दिखाने को काफी लगती है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बनने वाले विशाल मिट्टी के भांडे, उन पर काले भूरे चित्र, चौपट की गोटियां खेलते हुई, दिए, मापतोल के पत्थर, तो तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार और पत्थर के औजार। तो अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे, जो अब चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है, पर हथियार कोई नहीं है। इस पंक्ति को जरूर रेखांकित कीजिएगा। हथियार न होने का प्रमाण इस सभ्यता में मिलता है। कारण ये है कि हथियार वहां आवश्यक ही नहीं थे, क्योंकि वहां क्या कोई ऐसी पुख्ता राज व्यवस्था भी नहीं थी जहां उस नगर की सुरक्षा के लिए सैनिकों को कुछ हथियारों से लैस किया जाए। और वहां धार्मिक सत्ता के भी उग्र होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी धार्मिक सत्ता भी जो है वो अस्तित्व में तो जरूर थी, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं थी, है ना। तो मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक की समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इसको राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यहाँ सामाजिक प्रबंध जो है वो ज्यादा अच्छा रहा है। वहां अनुशासन जरूर था, पर वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। वे खुद मानते थे कि कोई भी सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पों, पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा देती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। यानी राजा के आदेश की अवपालना होनी चाहिए, ऐसे कोई सूत्र या ऐसे कोई वहां पर सबूत नहीं मिले हैं, यानी वहां पे दिखावे के तेवर नहीं थे। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल बने होते हैं, उपासना स्थल बने होते हैं, मूर्तियां बनी होती है, पिरामिड बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हड़प्पा संस्कृति में ना तो बड़े बड़े राजप्रसाद है, ना तो जो है राजाओं के बड़े बड़े महल, और ना मंदिर, यानी भगवानों को भी समान ही रखा गया। न राजाओं ना महंतों की समाधियां, वहां के मूर्ति शिल्प छोटे थे, और जो है मूर्ति शिल्प भी बहुत छोटे हैं और औजार भी बहुत छोटे हैं। मोहनजोदड़ो की एक नरेश की सिर पर जो मुकुट है, मुकुट तो बहुत ही छोटा है, उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और तो उन लोगों के नावें जो हैं वो बसावट में मिस्र की नावों जैसी लगती है, जो आकार में छोटी हैं। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, यानी लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत समृद्ध भी थी। फिर भी इनकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसीलिए उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह ये भी है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो चुकी। उनकी अनबुझ लिपि आज भी कई रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा जानते थे। वो वास्तुकला और नगर नियोजन ही नहीं बल्कि धातु और पत्थरों की मूर्तियां, मिट्टी के भांडे, उन पर मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्तीर्ण की गई आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, और सबसे ऊपर सुगढ़ महल, सुगढ़ जो अक्षर है, उन अक्षरों का लिपि रूप जो है सभ्यता संस्कृति को सिद्ध करने से इस सभ्यता और संस्कृति को तकनीकी दृष्टि से ज्यादा, तकनीकी दृष्टि की बजाय कला की दृष्टि से ज्यादा जो है पुख्ता जाहिर करती है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, यानी जो राज पोषित या धर्म पोषित नहीं है बल्कि समाज पोषित है। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की बजाय उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ कोई सर्वोपरि राजा नहीं था, यहाँ कोई राज व्यवस्था में सैनिक शासन लागू नहीं हुआ था, यहाँ किसी विशेष धर्म को नहीं माना जाता था, धर्म पोषित सभ्यता नहीं थी, इसीलिए ये पूरी सभ्यता समाज पोषित थी, यानी समाज के हर वर्ग जो है इस पूरी सभ्यता के अंदर अनुशासन और नियोजन को बनाए रखने में अपना सहयोग दिया करते थे। तो अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित है ना, डीके को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें एक तो 2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह बारीक कशीदेकारी के काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर एक आकर्षक गुलकारी है। और गुलकारी क्या होती है? गुलकारी का अर्थ होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये दिया गया है गुलकारी यानी कशीदा कर कपड़ों के ऊपर चित्र अंकित करते हैं ना, किसी धागे से बना करके तैयार किया जाता है। गुलकारी वाला एक दुशाला है, जैसे कश्मीरी शॉल वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें गुलकारी के दृश्य नजर आते हैं। तो गुलकारी का अर्थ है धागे से किसी पे कपड़े पे कढ़ाई वगैरह कर देना। छापे वाला कपड़ा अजरक, अजरक कपड़े का नाम है बेटा, जिसपे बहुत अच्छे प्रिंट निकाले जाते हैं। तो ये अजरक जो है सिंध की खास पहचान बन गया, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार ये मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। किससे? सुओं से। हालांकि दरी का कोई भी नमूना या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वह शायद कभी हासिल न ही हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचा करके रखना ये अपने आप में भी बहुत चुनौती है। अब देखिए, सिंधु नदी में पानी का रिसाव होता है, जिसकी वजह से वहां क्षार यानी जो नमक है वो बढ़ता जा रहा है, और दलदल यानी कीचड़ की समस्या भी पैदा हो गई है। पहले तो ये सभ्यता जो है वो जो है ईंट के टीले बना कर इसके ऊपर जो है बनाई गई थी, स्थापित की गई थी, और ईंट के टीलों की वजह से जो सभ्यता है वो सिंधु के प्रवाह से बची रह सकती थी। लेकिन अब वहां सिंधु नदी के प्रवाह का जो रिसाव होता रहता है, जिसकी वजह से वहां सिर्फ दलदल बच गए हैं। तो अब यहाँ आते हैं बेटा अभ्यास प्रश्नों के बाद। और अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न बेटा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और जस्ट अभी मैंने इसको आपके समक्ष पूछा है और कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थे, बिल्कुल साधन संपन्न थी। वहां बहुत बढ़िया नगर नियोजन था, मिट्टी के भांडे, उन पर चित्रित किए गए वनस्पति, पशु और मनुष्यों के चित्र, वहां की मोहरें, वहां तांबे और जो है तांबे और से निर्मित होने वाले औजार हथियार बिल्कुल भी नहीं थे। साथ में वहां मोहरें मिली हैं, मोहरों पे चित्रित कई जानवरों के चित्र हैं, यानी वहां पशुपालन भी होता था। और वहां जो है ज्वार और बाजरा के अवशेष, खेतों के अवशेष भी मिले हैं, यानी खेती भी बहुतायत की जाती थी, कृषि प्रधान संस्कृति थी। तो और बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां आवागमन तो होता ही था, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी इन साधनों का प्रयोग किया जाता था। ये कई ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि वास्तव में इतना कुछ होने के बावजूद भी उस सभ्यता के लोगों में दिखाने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। ये दिखाने की प्रवृत्ति ही व्यक्ति को क्या कर देती है, जो
डामाडोल कर देती है, उसी तरह से इस सभ्यता के अंदर भी बिल्कुल दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। ये सभ्यता समाज पोषित सभ्यता रही है, यानी समाज को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने में ये विश्वास करती थी, इसीलिए ये बहुत साधन संपन्न भी बनी, क्योंकि यहाँ बहुतायत वर्षा होती थी और वर्षा के कारण भूमिगत जल स्तर बढ़ा रहता था, और जो खेती होती थी वो भी कुओं के जल से ही या बारिश के जल से ही की जाती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वास्तव में साधन संपन्न सभ्यता रही है। अब ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। ये सौंदर्य बोध राज पोषित या धर्म पोषित नहीं है, बल्कि समाज पोषित है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, यहाँ किसी प्रमुख राजसत्ता, राजा के बड़े बड़े महल, वहां राजा की अगवानी करने वाले चारण या महंतों की समाधियां आदि का कोई जिक्र ही नहीं आया। वहां किसी धार्मिक जो प्रणेता है, पंडित है, उसकी प्रमुखता को या उसके सर्वोपरि होने के भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता जो है ये वास्तव में कला या रुचि को अधिक महत्व देती थी, और ये कला वास्तुकला भी हो सकती है और नगर नियोजन भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर धातु और पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बने भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पतियों और पशुओं की चित्रावली, यहाँ सुनिर्मित मोहरे, उन मोहरों पर जो उभरी हुई आकृतियां, यहाँ के खिलौने, यहाँ के आभूषण, यहाँ के जो कुछ सुगढ़ अक्षरों से निर्मित लिपि का रूप, ये समस्त चीजें बताती हैं कि वास्तव में इस सभ्यता का सौंदर्य बोध ज्यादा था, ये राज पोषित या धर्म पोषित बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित होने की बजाय समझ से अनुशासित थी? देखिए बेटा, यही प्रश्न लगभग ऊपर वाला है, लेकिन इसको तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ये ताकत से, यानी कोई राज व्यवस्था नहीं थी, कोई राजा नहीं था जो इसको वहां अनुशासित किए हुए था, कोई दंड विधान था, वहां कोई हथियार इजाद किए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये समझ से अनुशासित थी। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर के हरियाणा तक की सारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वहां हथियार नहीं मिले जैसे कि राज व्यवस्था में मिलते हैं, और ना ही कोई विशाल भवन राजा का, ना ही कोई विशाल मंदिर, ना ही राजाओं और उसके चारणों की कोई समाधियां, ये कुछ नहीं मिली। ये सारी चीजें जो हैं वो बताती हैं कि वास्तव में यहाँ जो अनुशासन है वो राजा के द्वारा पोषित नहीं था, बल्कि नगर नियोजन, वास्तुशिल्प, मोहरों, ठप्पों, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, ढकी हुई नालियां आदि, ये जो है सामाजिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपसी समझ के द्वारा अनुशासित सभ्यता रही है। अगला प्रश्न, क्या ये सच है कि यहाँ के किसी आंगन की टूटी सीढ़ियां अब भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी? वे आकाश की तरफ है या अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर ये अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की सबसे ऊंची छत पर हैं। आप वहां से आप इतिहास के ही नहीं बल्कि उसके पार भी झांक सकते हैं। इस कथन को कहने के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो लेखक ओम थानवी जी का यहाँ आशय है कि यहाँ अब सभ्यता के क्या रह गए हैं? मात्र खंडहर। और इन खंडहरों से भी हमें क्या पता चलता है? यहाँ हमारे 5000 साल पूर्व बीते गए इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ जो छत है वो बहुत ऊंची है, लेकिन छत पर चढ़कर इतिहास का अनुभव करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। ये दो सभ्यताएं जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा है, ये हमें बताती है कि वास्तव में विश्व की इन दो प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास भी बहुत महान और गौरवशाली रहा होगा। तो यहाँ दिया गया है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंचोगे छत की ओर, तो ये छत जो है ऊपर आकाश की ओर ले जाती है ना, अधूरी रहे। तो यहाँ बताती है कि वास्तव में उस छत पर खड़े होकर आप पूरी नगर नियोजन की व्यवस्था को झांक सकते हो, और आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर जितने भी वर्ष पूर्व बीते समय में जो लोग रहा करते होंगे, वो आपसी समझ और समझदारी से किस तरह से पूरा नियोजन, पूरी व्यवस्था का संचालन करते होंगे। अब पांचवा प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समूहों का भी दस्तावेज है ये सभ्यता। तो इस कथन का भाव स्पष्ट करो। बिल्कुल सही भाव है भाई। ये कहना चाह रहे हैं इस कथन के माध्यम से कि जब भी हम खंडहर में से किसी घर में से होकर के गुजरते हैं, दहली पे पैर रखते हैं और हमारे पैर जो है बहुत होले से
इंच दर इंच बहुत ओले ओले से हम इस पैर को उठाते हैं, क्योंकि हमें ये अनुभव होता है, हमें ये एहसास होता है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ व्यक्ति रहे होंगे या कोई आने की तलाश में होंगे। जो है ये कहते हैं कि अगर आप इस सभ्यता और संस्कृति के केंद्र का जब भी भ्रमण करने के लिए निकलोगे तो इसकी किसी भी दीवार पर सहारा लेकर के आप थोड़ी देर के लिए सुस्ता सकते हो। आप धैर्य पर खड़े होकर एकाएक सहम जाओगे। और इसी तरह से जब आप जो है खिड़की रसोई की खिड़की की तरफ बढ़ोगे तो अपने आप ही रसोई की गंध जो है वो आपको अनुभव होने लगेगी। और अगर आप ध्यानपूर्वक कान दे करके सुनने की कोशिश करोगे तो आपको निकलने वाली बैलगाड़ी के रुनझुन के स्वर भी सुनाई देंगे। यानी ये सारी चीजें जो है जीवन के प्रति जो है जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर भी वो जीवन के प्रति कितने आतुर थे, जीवन की जो धड़कन है उनमें आज भी व्याप्त थी, ये धड़कन जो है आज भी उन खंडरों को देखकर सुनी जा सकती है। कुछ ऐसा ही आभास होता है उन खंडरों को देख करके, और यही भाव जो है लेखक ने यहाँ 5वें प्रश्न के उत्तर के तौर पे स्पष्ट किया है। अच्छा ये बताइए, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, परंतु इसके आपके मन में उस नगर की तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर अपने जूनागढ़ के पूरे विवरण को भी दे सकते हो, या कहीं आप ऐतिहासिक स्थल पर यहाँ पर घूमने गए हो, वहां का कोई एक ऐसा स्थल जैसे भानगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, उसका भी यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हो। ये देखो 7वां प्रश्न, नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक जो है वो पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो वहां प्रवाहित होती थी। और हम इसके क्या है, बिल्कुल पक्ष में है कि विपक्ष में है? कह सकते हैं बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, अनुष्ठानी केंद्र मिला है ना, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता था। तो उस स्नानागार के अंदर, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए वहां पर बहुत बड़ा कुंड बनाया गया था, उस कुंड के अंदर सामूहिक स्नान होता था। जल कहाँ से आता था, जल की निकासी कैसी होती थी, नालियां बनी हुई थी। पूरा का पूरा शहर जो है ईंटों को एकत्रित करके ऊंचे टीले पर बसाया गया था, ताकि सिंधु नदी के भीतर जब कभी भी बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के प्रकोप से पूरे नगर को बचाया जा सके। साथ में जगह जगह पे कुएं दिखाई देते हैं, और ये जो कुएं हैं वो गोलाई में है, बाकी तो वहां पे सब आकृतियां या तो चौरस है या त्रिभुजाकार है। तो वहां जो है वर्षा भी बहुत अधिक होती थी, और दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर छज्जे भी नहीं लगे हुए, तो वो इस चीज का प्रमाण है कि वहां धूप भी इतनी कड़क नहीं पड़ती थी। इन सारी व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में यह एक जल संस्कृति ही रही होगी। क्यों? क्योंकि जल संस्कृति में ही इन सारी व्यवस्थाओं का संयोग हो पाना सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब जल जीव का भी जिक्र नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे जीव जैसे यहाँ पर शेर, हाथी और गैंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, जहाँ मोहरों पर हालांकि छपे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर राजस्थान प्रदेश के उस इलाके की बात की जाए तो वहां पर उनका प्रयोग दिखाई नहीं देता। 8वां प्रश्न दिया गया है, तो 7वां हम मानते हैं ये जल संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई ऐसा लिखिए कि साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखिए कि साक्ष्य तो नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सिर्फ अवशेषों के आधार पर ये धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा प्रकट हुई है, कि आपके मन में इससे भिन्न कोई धारणा या भाव उत्पन्न होता है, इन समस्त संभावनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में धारणा बिना साक्ष्य की गई है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमें खुदाई से मिला है वो भी किसी साक्ष्य से कम नहीं है। खुदाई में जो खुदाई के दौरान मिले बर्तनों, सिक्कों, नगरों की सड़कों पर और गलियों में मिले साक्ष्य के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हमें सामने दिखाई दे रहा है वो इस चीज का पुख्ता प्रमाण है। इस चीज को हम भुला भी नहीं सकते कि ये जो है पूरे विश्व की 2 नागर सभ्यताएं का केंद्र रही होंगी, और इन्हीं के कारण अन्य सारी संस्कृतियां विकसित हुई है।
तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो के बारे में ये धारणा व्यक्त की जाती है, ये धारणा बिल्कुल भी सही है और यह हर दृष्टि से प्रमाणित भी है। उसके बारे में अन्य कोई धारणा अगर आपके मन में कहीं भी संदेहास्पद रूप से उत्पन्न होती है तो उसके विषय में भी पारस्परिक चर्चा करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हालांकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, फिर भी ये धारणा बन गई है वास्तव में अवशेषों के आधार पर कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के महान गढ़ और केंद्र रहे होंगे। तो ये बिल्कुल उचित है। तो क्या आपके मन में भी इससे भिन्न कोई धारणा या भाव पैदा हुआ है? अगर आपके मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न हुआ है तो आप उसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपनी इस कक्षा में इस पाठ को पूर्ण किया। इस पाठ की संपूर्णता के साथ ही आपका वितान का पाठ्यक्रम जो है वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम कल बेटा जी ध्यान रखना, आरोह की पाठ्य पुस्तक काव्यांश भाग तुलसीदास, आरोह की पाठ्य पुस्तक काव्यांश भाग तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पदों का चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी के साथ उपस्थित हों और घर पे बैठ करके इससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों को लिखित रूप में अपनी लिखित पुस्तिका में करें। धन्यवाद बेटा जी आप सभी का कक्षा में शामिल होने के लिए और सहभागिता निभाने के लिए। मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, और जो होगी हमारे 11 बजे ही, और 11 बजे आर्ट्स वाले लिंक से ही कल की क्लास लेंगे। अगर मैं किसी दूसरे लिंक से क्लास लूं तो अपने 12th ग्रुप के अंदर मैसेज जरूर करूंगी।